अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ एट्थ क्लास। दिस इज़ मुख्तार सर। मैं आपसे फिर से एक बार मुखातिब हूँ और आज इस टॉपिक को लेकर हम बात करने जा रहे हैं, वो है इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इंडस्ट्रीज़, क्या इनका कोई रोल बनता है, हाउ दे हेल्प द इकोनॉमीज टू डेवलप, इसके बारे में हम बात करेंगे। और व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रीज देयर इन जम्मू कश्मीर, इस चीज़ को लेकर हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को, जब हम देखते हैं आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, बाकी हिंदुस्तान की ही तरह इस रीजन में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की कि यहाँ पर अवेलेबल जो रॉ मटेरियल है, जिनको प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में तब्दील किया जा सकता है, तो उन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर हम देखें सबसे पहले कि इंडस्ट्रीज़ होती क्या है सर, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी में देखते हैं हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है। ये वो काम है जिनसे हम पैसा कमाते हैं या पैसा जिनसे आता है। तो ये प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होने वाला जो काम है, ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, इसमें हम प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हासिल किया हुआ मटेरियल प्रोसेस करते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्हीं इंडस्ट्रीज में होती है। और जब हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया रियलाइज्ड दैट टू डेवलप द इकोनॉमी फास्टर इट इज़ नेसेसरी, इट वाज नेसेसरी, और अभी भी ये ज़रूरी है कि हमें अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप करना होगा। तब जाके हम अच्छी तरह से जो है इस सेक्टर को आगे डेवलप करके अपनी इकोनॉमी को जो है आगे ले जा सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए जब JNK और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान में आ गया, इसको इंडियन टेरिटरी में लाया गया, तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कोशिशें की गई ताकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया जाए। तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स सबसे पहले बनाए गए, स्टेट लेवल पे ये बनाए गए, और इसी तरह से बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाए गए, और इसी तरह से हमारे पास मेजर टाउन्स में इनको बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ को। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए आगे चलते हुए 1963 में जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को तामीर किया गया, इसको एस्टैब्लिश किया गया, बनाया गया, और इस तरह से हम देख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PSU भी कहते हैं, और जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो वजूद में आ जाती है। तो कारण क्या था, रीज़न क्या था, क्यों हमने इन चीज़ों को देखते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इंडस्ट्रियल एरियाज़ को वजूद में लाने की कोशिश क्यों गई? वाई द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टाइम डिसाइडेड टू डेवलप इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल एरियाज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, क्योंकि उस वक्त स्टेट था। इसका मेन रीज़न यही था कि ये जानते थे, दे वर वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग, दैट दिस सेक्टर हैज़ अ पोटेंशियल टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी साइड से। पॉपुलेशन बढ़ने से हम उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। हज़ारों लाखों जो लोग थे वो बेकार थे, उनके पास कोई काम नहीं रहता था, या वो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स थे। मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स क्या होते हैं कि जो ज़मींदारी के टाइम पे ज़मींदारी करते हैं, लेकिन जब ज़मींदारी ख़त्म हो जाती थी तो वो बेकार हो जाते थे। तो इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो इन लोगों को काम देने के लिए आपको ज़रूरी था कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो। इसी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे लिमिटेड ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स तामीर करवाए गए, इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, और हमारे पास जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ये हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में इसका सबसे ज़्यादा रोल पड़ता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स का एक अच्छा खासा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, इसमें हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आती हैं, कभी तो हम मीडियम स्केल भी कहते हैं, लेकिन लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं। लेकिन उससे छोटे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स रहते हैं उनको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे सपोज मैं मान लेता हूँ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसमें हज़ारों जो है मीटर्स ऑफ जो है क्लॉथ्स हर दिन बनाए जाते हैं, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। बट यू मे हैव सीन सम पीपल हैविंग ए स्मॉल रूम, 12 बाई 15 का एक रूम रहता है उनके पास, जिसमें 1-2 पावर लूम्स रहते हैं, और उसमें भी वो कपड़ा ही बनाते हैं। कपड़ा बड़ी इंडस्ट्रीज में जहाँ पर हज़ारों लोग काम करते हैं वहाँ पर भी बनाते हैं,
और इन 2-3 लूमों पे 2-3 आदमी भी काम करके कपड़ा ही बनाते हैं। लेकिन वो लार्ज इंडस्ट्री और ये कॉटेज इंडस्ट्री, एज फार एज दिस स्टेट ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख इज कंसर्न, इट इज बेसिकली ए लैंड लॉक्ड रीजन। यहाँ पर रेलवेज रोडवेज का उतना ज़्यादा चक्कर नहीं है, रॉ मटेरियल को लाना ले जाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो इस वजह से हम बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स का अच्छा खासा यहाँ पर चलन देखने को मिलता है। तो जहाँ तक बात हैंडलूम की है, दिस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फार एज द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज कंसर्न। अब ग्लोबल दिस वार्मिंग की वजह से थोड़ा सा मौसम बदल गया है, लेकिन व्हेन वी बैक इन द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हमें ये पता चलता है कि पूरे 6 महीने तक यहाँ पर सर्दियाँ रहती थी, पूरे 6 महीने तक बर्फबारी का बड़ा चक्कर वगैरह होता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल रिमेन एट देयर होम्स, वो घरों में रहा करते थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनका मैं अभी आगे जाके नाम ले लूंगा, तो उन्होंने देखा कि ये बेकार बैठे रहते हैं, तो उन्होंने इनको दस्तकारियों का काम सिखाया, हैंडीक्राफ्ट्स का, जो हैंडलूम सिस्टम का या हैंडीक्राफ्ट्स को बाद में इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया। अब जब हम हैंडलूम की बात करते हैं, ये एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, जहाँ तक बात जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की है। और इसमें हम ब्लैंकेट्स बनाते हैं, चादरें बनाते हैं, इसमें बहुत सारी और पश्मीना या सिल्क ब्लैंकेट्स भी हम तैयार करते हैं, ठीक है सर। अब वो इलाके जो इस हैंडलूम के लिए इस जे.एंड.के स्टेट में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इसमें हमारा भद्रवा रीजन आता है, डोडा रीजन आता है, क्योंकि यहाँ पर किश्तवाड़ भी आता है, और बिलावर जम्मू रीजन, ये सारे इलाके इस चीज़ के लिए माने जाते हैं, ठीक है सर, इन पश्मीना सिल्क ब्लैंकेट्स वगैरह के लिए। अगर हम देखें हैंडलूम जो सेक्टर है, ये श्रीनगर या कश्मीर वैली में भी डोमिनेंट है और अच्छा खासा इसका मार्केट बना हुआ है। कहाँ पर इसके मैक्सिमम यूनिट जो है बनाने की, जो हैंडलूम जो वीवर्स हैं, वो श्रीनगर के आसपास जो समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की हुआ करती थी। अब इसी के इर्द गिर्द अच्छे खासे लोग थे जो हैंडलूम कारीगरी से हैंडलूम से वाबस्ता थे, ठीक है सर। उनके पास पावर लूम है, छोटी छोटी यूनिट्स उनके पास, जिन पे वो कपड़ा वपड़ा तैयार करते हैं, या ये ब्लैंकेट्स वगैरह, ये चादरें सिल्क वगैरह तैयार करते हैं। और इसी तरह से ये वूलन पट्टू जो है हम कश्मीरी लगाते हैं या ट्वीट्स लगाते हैं, वो तैयार करते थे, उसको मार्केट में बेच के अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन चूंकि अब मशीन्स के बड़े बड़े यूनिट्स बनने लगे हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में, तो इस वजह से इस सेक्टर को थोड़ा सा धक्का यहाँ पर पहुँच चुका है। और चूंकि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, इस वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट द जॉब्स एज फार एज द हैंडलूम सेक्टर ऑफ द जम्मू कश्मीर इज कंसर्न। अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स दस्तकारी जिसको हम बोलते हैं, हाथ से बनाई हुई चीज़ों के बारे में, इसमें तो यार कश्मीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ है पास्ट में। क्योंकि अगर आप देखोगे हैंडीक्राफ्ट्स का एक अच्छा खासा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे पास है, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन भट्ट है जो इसके दौर में जो हैं ये हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो गए, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर की इस हैंडीक्राफ्ट के साथ जुड़ गई। और ये बात आप याद रखेंगे, जो मिडीवल रूलर्स हैं उन्होंने ही इसको पैटर्नाइज किया था, हैंडीक्राफ्ट्स को उन्होंने लाया, इसको फ्लोरिश किया, और उससे उनकी आमदनी भी बढ़ जाती थी। इससे क्या होता था, एक तो लोगों को काम मिलता था, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पास ज़्यादा काम नहीं था। इस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की वजह से, लाने की वजह से, ज़ैनुल आबिदीन ने जब लाया, मोस्ट ऑफ द पीपल इंडल्ज देमसेल्व्स इन दिस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। और दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो थे ही, क्योंकि पैसा इससे आ गया और अच्छा खासा मुनाफा मिलने लगा। और विद इन शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम कश्मीरी पीपल, ड्यू टू देयर विजडम एंड ऑल दैट, दे बिकेम मास्टर्स इन दिस वेरी सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, ठीक है। अब कालीन जो है इसमें बनने लगे, हैंडीक्राफ्ट से हम कालीन बनाते हैं। अच्छा, पेपर माशी जो है इसी से हासिल करते हैं। एम्ब्रॉयडरी, मेटल वर्क्स, विकर वर्क्स, जो हम कानियाँ इस्तेमाल करते हैं, विकर जो विलो रहती हैं उसके हम वो बनाते हैं, डाकरिया, कांगड़िया वांगड़िया बनाते हैं कश्मीर में, इसका भी। और इसके टेबल और कुर्सियाँ भी बनाई जाती थी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे। इसके अलावा लेदर और वुड कार्विंग भी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में ही आती हैं। बट सो फार एज दिस हैंडीक्राफ्ट्स आर कंसर्न, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, दीज प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, इसका चलन यार बहुत ज़्यादा है। हज़ारों लाखों लोग इससे फ़ायदा उठाते थे। अब चूंकि बहुत सारे रीज़न हैं इसके पीछे कि क्यों हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर आगे नहीं जा रहा है, इसमें कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे सोशल फैक्टर्स भी इसमें ऐसे रिस्पॉन्सिबल हैं, और कुछ मॉडर्न जो एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं वो भी इसमें बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से हमारी चीज़ें उतने ज़्यादा बन नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन ओवर हियर, कि हमारे बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स की न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी मांग हुआ करती थी, ठीक है सर। इसके बाद
हैंडीक्राफ्ट्स अगर जम्मू की तरफ हम चले जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वहाँ पर जम्मू की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर वो हैंड निटनिंग, वो हाथ से बने हुए निटनिंग के बने हुए प्रोडक्ट्स, बैम्बू क्राफ्ट वहाँ पर आता है, सिट्रा घास के बने हुए वर्क्स, पाम लीव्स, वुड वर्क, ये सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स हैं लेकिन जम्मू में तैयार की जाती हैं। इसी तरह से तिब्बतियन रग्स जो होते हैं, पश्मीना शॉल वगैरह, ये ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कि लद्दाख रीजन में बनाए जाते हैं। सो in simple terms, I must say that every single region of the Jammu and Kashmir and Ladakh, whether it is Jammu, Kashmir and Ladakh, has some specific handicraft these प्रोडक्ट्स ओवर देयर, या वहाँ पर हमें चीज़ें मिलती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी मांग थी और अच्छे खासे लोग इससे वाबस्ता हुआ करते थे और अच्छा खासा पैसा उससे स्टेट जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को मिल जाता था। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर की तरफ तवज्जो कम दी जा रही है और नतीजे कि हम इन चीज़ों को बनाने में पीछे ही चले गए हैं। ठीक है सर। तो इसी तरह से अगर हम देखें हैंडीक्राफ्ट, ये जो कश्मीर रीजन में, कश्मीर रीजन में अगर हम देखें, यहाँ पर नमदाज बाजीबा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। पास्ट में नमदाज हुआ करते थे, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ वूल जो है उससे तैयार किया जाता था। ये नमदा सर्दियों में बहुत ज़्यादा कमरों को गर्म करने के लिए और किसी इंसान को ये समझने के लिए पास्ट में कितना अमीर है, अगर उसके घरों में जिस तरह से हमारे पास आजकल अच्छी खासी मैटिंग रहती है ना, हज़ारों लाखों रुपए की जो घर में मैटिंग लगाते हैं ना, तो मेहमान आते ही समझ आता है कि ये कितने ज़्यादा अमीर हैं। तो उन दिनों में जिन लोगों के पास ये नमदाज हुआ करते थे घरों में, वो अमीर समझे जाते थे। तो ये नमदाज भी अच्छी खासी वैल्यू रखते थे पास्ट में। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ वूल से तैयार किया जाता था। इसके अलावा वूलन ब्लैंकेट, चादरें जिनको हम कहते हैं, गब्बाज, जो कि पुरानी जो ओल्ड ब्लैंकेट्स हुआ करती थी, चादरें हुआ करती, उस पर हाथ से वो काम करके ये गब्बाज वगैरह तैयार किए जाते थे। ठीक है सर। इसी तरह से ये जो इंडस्ट्री थी इस हैंडीक्राफ्ट की, नमदाज वमदाज गब्बा बनाने की, ये ज़्यादातर अनंतनाग रीजन में देखने को मिलती थी। और इसके अलावा श्रीनगर में, ये रैनावारी इलाके में और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में इसका अच्छा खासा मार्केट हुआ करता था। तो ये आप याद रखेंगे, इन चीज़ों का एक अहम मार्केट हुआ करता था। लोग इससे वाबस्ता थे, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पूरा सेक्टर अपनी शान बहुत हद तक खो बैठा है। तो इट इज़ नाउ हाई टाइम टू डिसाइड द गवर्नमेंट, सो व्हाट शुड वी डू बेसिकली विद दिस सेक्टर्स, क्योंकि अगर ऐसा ही चला तो आगे जाके ये सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद कारपेट मेकिंग की अगर हम बात करें, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि ये सारी चीज़ें जो है कश्मीर की अपनी नहीं थी, ये सेंट्रल एशिया से लाई गई थी। मिडीवली बहुत सारे पहले सेंट्रल एशिया से लाई गई थी कैरावान्स के जरिए से, और हाईली प्राइस्ड ये प्रोडक्ट हुआ करता है कालीन जिसको हम कहते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकी मांग है, लेकिन पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट और यूरोप में इन कालीनों की ज़बरदस्त मांग हुआ करती थी, आज भी है। लेकिन बहुत कम लोग इससे वाबस्ता हैं, क्योंकि इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को दिहाड़ी हर दिन उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, जिस वजह से वो मजदूरी करना प्रेफर करते हैं, लेकिन कालीन को बनाना वो प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसके ज़्यादातर जो सेंटर्स हुआ करते थे या वीवर्स जो ये कालीन वगैरह बनाते थे, वो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर वैली में है, वहाँ पर ही देखने को मिलते थे। लेकिन ज़्यादातर इस सेक्टर से जुड़े हुए, कारपेट मेकिंग से जुड़े हुए जो लोग थे या कंसनट्रेटेड ये था, वो श्रीनगर सिटी, क्योंकि श्रीनगर सिटी में सब बहुत ज़्यादा लोग इससे वाबस्ता हुआ करते थे, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खासी आमदनी होती थी उन दिनों में कंपेयर टू अदर वर्कर्स। ये कालीन बाफ़ी जो हुआ करती थी, ये लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देती थी, जिस वजह से लोग प्रेफर करते थे कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री में जाने के हवाले से। इसी तरह से कांगड़ी मेकिंग, अगर आप देखेंगे ना, हमारे पास विलो जो ये रहता है यहाँ पर, विलो विकर्स होते हैं, उनको बोलते हैं कश्मीरी में कानी वनांची। तो इन चीज़ों को लेके हम बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करते हैं, चाहे वो कांगड़िया हो, बास्केट्स हो, अच्छा चेयर्स, वो लैम्प शेड्स बनाए जाते हैं, इससे ट्रेज बनाए जाते हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं, तो ये बॉक्सेस बास्केट्स वगैरह बनाए जाते हैं। इससे इन चीज़ों का गांव देहात में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और कांगड़ी की तो बात ही निराली है, क्योंकि इतना मॉडर्नाइज्ड दौर आने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी भी ये कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और ये कांगड़ी इसी विलो विकर से बनाई जाती हैं। और ये ज़्यादातर जो हैं दरियाओं के आसपास ये देखने को मिलती हैं, वेटलैंड्स में ये विलो विकर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका जो हब है वो वुलर लेक के आसपास है, वटलब, चहार एंड बंतिनगो इलाकों में इसकी ज़्यादातर इसकी कल्टीवेशन हो जाती है,
वजह से वहाँ पर इसके बनाने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस कांगरी मेकिंग या इस विलो विकर से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिससे जिनकी आमदनी इससे चल जाती है। अब चूंकि ये लोकली ज़्यादा इस्तेमाल होती थी ये बने हुए प्रोडक्ट्स, लेकिन बाद में ये लैम्प शेड्स वगैरह बाहर भी जाने लगे थे, लेकिन अब चूंकि इसके जो है मार्केट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसी तरह से पेपर माशी अगर हम देखें, एक यूनिक एक कह सकते हैं एक पहचान है हमारी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की पूरी दुनिया में, कश्मीरी पेपर माशी की। तो इसमें पेपर जो होता है, कागज़ जो होता है और पल्प मिला के एक ख़ास तरीके से उनको बहुत पीट पाट के जो है एक ख़ास तरीके से ये मटेरियल तैयार किया जाता है, जिसको बाद में अलग अलग डिज़ाइंस में तब्दील किया जाता है। बहुत सारे आर्टिकल्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स से तैयार किए जाते हैं, चाहे वो सोप केस हो या बाकी सारी चीज़ें इस पेपर माशी से बनाए जाते हैं। लेकिन ये डेकोरेटिव आर्टिकल्स रहते हैं और मेन सेंटर जो इस पेपर माशी का है वो रेनावारी श्रीनगर में पड़ता है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे लोग इस पेपर माशी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो कश्मीर वैली में या श्रीनगर में इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो कंसंट्रेटेड हैं रेनावारी इलाके में, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इस पेपर माशी के साथ जुड़े हुए हैं। तो पेपर माशी का आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा। इसी तरह से पश्मीना शॉल के अगर हम देखें, ये पश्मीना शॉल जो इंडस्ट्री है ये कंसंट्रेटेड है कश्मीर और लद्दाख रीजन में, क्योंकि जम्मू में इसका ज़्यादा कोई चलन नहीं है। और फेमस वेराइटीज़ ऑफ शॉल जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इस J&K स्टेट में पश्मीना शॉल इंडस्ट्री के हवाले से, उसमें शाहतोस आता है, रिंग शॉल जो एक बिल्कुल छोटी सी एक रिंग में से गुजर जाता है। अच्छा, जमवार इसमें आता है, कानी जामा इसमें आता है, और एक लेसर क्वालिटी का ये रहता है एक पश्मीना शॉल जो कि बसोली एरिया जम्मू में भी तैयार किया जाता है। और इसी तरह से हाई क्वालिटी याक वूल से बना हुआ जो शॉल होता है वो लद्दाख में भी तैयार किया जाता है। तो ये पश्मीना शॉल इंडस्ट्री भी J&K स्टेट की एक पहचान बनी हुई थी पास्ट में। अगर इसकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो दे तो बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ के अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसी तरह से सिल्वरवेयर और इमिटेशन ज्वेलरी जो रहते हैं वो भी हमारे यहाँ पर अच्छी खासी जो है तादाद में बनाई जाती थी। एंड देयर आर न्यूमरस पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री आल्सो। इसमें टी पॉट्स, कप्स, सॉसर्स, टम्बलर्स, बॉक्सेस, ट्रेज, मिरर फ्रेम्स, ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। और इसमें जो है एनकाविंग जो होती थी चीज़ों के ऊपर बनाना, ये बहुत ही स्किलफुल लोगों का ही काम रहता है। और एनकाविंग किसी आम इंसान का काम नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से वो तारें जो हैं चीज़ों में फिट की जाती थी। और इस हैंडीक्राफ्ट का जो ये चलन था या ये जो फेमसनेस है पूरी दुनिया में थी। द आर्टिकल्स विच वी गेट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री आर हैविंग ए गुड मार्केट नॉट ओनली इन द इंडिया बट आल्सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा बसूली पेंटिंग जम्मू की वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी। कालीको पेंटिंग या पोल खरी जो है वर्क जो है ये भी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट हुआ करता था। और इसी तरह से क्ले मॉडलिंग या टांका पेंटिंग जो कि लद्दाख की है, इसका भी अच्छा खासा मार्केट हुआ करता था। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन चीज़ों को या इन इंडस्ट्रीज़ को या इन सेक्टर्स को डेवलप करने की बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेपर माशी हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, या सिल्वर या इमिटेशन जो ज्वेलरी रहती है वो हो। हर कोई ऐसी चीज़ जिसमें पोटेंशियल है, हर कोई ऐसा सेक्टर रादर जिसमें पोटेंशियल है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, तो इनकम जनरेट कर सकता है। तो इट इज़ नाउ हाई टाइम टू डिसाइड द गवर्नमेंट कि हमें इन चीज़ों को वाकई में डेवलप करना है, इनमें जुड़े हुए लोगों को एश्योर्ड करना है कि ताकि वो ये समझें कि हम काम तो करेंगे लेकिन हमें इतना पैसा इसमें मिल सकता है कि हम अपने घर को अच्छी तरह से चला सकते हैं। कंपैरिजन में ऐसा ना हो कि वो इन हुनरमंद कामों को छोड़ के मजदूरी करने लगे और उनको ये महसूस हो कि मजदूरी दिहाड़ी करना बेहतर है इस काम को करने से। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन सेक्टर्स को डेवलप करें, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको एश्योर्ड करें, उनको यकीन दिलाए और उनके लिए कुछ काम करें ताकि ये सेक्टर्स डूबे ना, ये सेक्टर्स मरे ना। क्योंकि अगर ऐसा ही चला तो कुछ ही सालों में ये सारे जो ये क्राफ्ट्स वगैरह हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और इसका तो सिर्फ नाम किताबों में रह जाएगा। और कश्मीर इन हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स की या बाकी सारी चीज़ों के लिए जो मशहूर हुआ करता था वो सिर्फ नाम बन के रह जाएगा और हमें सिर्फ किताबों में देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट नंबर 1 था इस
टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और दूसरे पार्ट में हम आगे चलते हुए इससे जुड़े हुए और भी बातें आपसे करेंगे। बाकी वस्सलाम।